तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स के अंदर व्हाइल लूप के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाइल लूप क्या होता है, व्हाइल लूप किस प्रकार से काम करता है, व्हाइल लूप में नेस्टिंग किस प्रकार से की जाती है, इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं बोर्ड पर और अच्छे से समझते हैं कि ये किस प्रकार से काम करता है। तो आइए अच्छे से समझने के लिए चलते हैं सीधे बोर्ड पर और समझते हैं कि व्हाइल लूप हमारा किस प्रकार से काम करता है। ठीक वैसे ही काम करेगा हमारा व्हाइल लूप भी जिस प्रकार से हमारा फॉर लूप काम करता था कि भाई किसी भी नंबर की टेबल को अगर प्रिंट कराना चाहते हैं तो बस यहाँ पर लिखने का तरीका बदल जाता है, काम ये उस प्रकार से ही करेगा जैसे हमारा फॉर लूप करता था। तो हमारा व्हाइल लूप भी उसी प्रकार से काम करता है जैसे हमारा फॉर लूप काम करता था। दोनों के काम करने का तरीका सेम ही होता है, बस लिखने का तरीका बदल जाता है। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम व्हाइल लूप की मदद से सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी नंबर की टेबल को कैसे प्रिंट करा सकते हैं। फिर से हम लिखते हैं वॉइड मेन, हेडर फाइल आप लोगों को ऊपर लगाना है, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। लेट्स सपोज कि हम एनो नाम का वेरिएबल ले रहे हैं जिसके अंदर हम अपनी उस नंबर को स्टोर कराना चाहते हैं जिसकी टेबल हमें प्रिंट करनी है। लूप कंट्रोलिंग के लिए एक्स वेरिएबल ले रहे हैं और यहाँ पर भी हम रेस्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर हम रिजल्ट को स्टोर करने वाले हैं। ये तीन हमारे पास वेरिएबल हैं, तीनों ही इंटीजर डेटा टाइप के हैं। फिर लगाएंगे CLR फंक्शन, स्क्रीन को क्लियर करेंगे। printf एंटर अ नंबर, एक नंबर एंटर करवाया। यहाँ पर कोलन के बाद मैं एक स्पेस छोड़ देता हूँ ताकि ये जब मैसेज आए तो एक स्पेस छोड़ करके तब उसके बाद हमें कर्सर ब्लिंक करता हुआ मिले। अगर आप स्पेस नहीं डालते हैं तो कर्सर आपका इस कोलन के सिंबल के साथ प्रिंट होकर के आएगा, यानी ब्लिंक करता हुआ नजर आएगा। और जो भी नंबर आप देंगे वो इस कोलन के साथ चिपक करके यानी बिना स्पेस के प्रिंट होगा। ये देखने में थोड़ा सा अटपटा लगता है या अजीब लगता है, इस वजह से मैं यहाँ पर एक स्पेस दे देता हूँ ताकि आउटपुट आपका स्क्रीन पर क्लियर दिखे यूजर को। इसके बाद हम printf लगाने के बाद scanf फंक्शन को लगाएंगे और scanf फंक्शन में हम %d और $no, एम्परसेंड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है जो कि no वेरिएबल की एड्रेस को उठाएगा। जो भी यूजर नंबर या फिर वैल्यू देगा उसे no नाम के वेरिएबल के एड्रेस पे ले जाकर के स्टोर कराएगा। no के अंदर जब हमारे पास वैल्यू आ चुकी है तो वैल्यू आने के बाद अब हम अपने लूप को लगाते हैं। लूप को हम कंट्रोल करेंगे s वेरिएबल से। तो s की वैल्यू हम कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं। वाइल s की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 कर्ली ब्रेस और अंदर आकर के सबसे पहले क्या करेंगे, no को मल्टीप्लाई करेंगे x से और x से मल्टीप्लाई करने के बाद उसे रेस वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं रेस बराबर x इंटू no और फिर printf कर देंगे %d \n और यहाँ पर रेस वेरिएबल की वैल्यू। और आखिरी में आपको ध्यान रखना है ब्रेस बंद करने से जस्ट एक कदम ऊपर x की वैल्यू में ++ करना है। आप ++ करना भूल मत जाइएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि व्हाइल लूप को लगाते समय अगर हम यहाँ पर एक इंक्रीमेंट यानी कि स्टेप भूल जाते हैं कि कितना हमें ++ या माइनस करना है तो हमारा जो ये लूप है वो इंडेफिनिट लूप में फंस जाएगा, क्योंकि s की वैल्यू 1 होगी तो चेक करेगा कि 1 छोटा है 10 से, हाँ है, तो 1 वैल्यू के लिए ये अंदर की दोनों लाइनें चल जाएंगी। और अगर इंक्रीमेंट नहीं किया होगा आपने तो यहाँ पर अगली बार खुद को लेकर के जाएगा और रिपीट करेगा और s की वैल्यू फिर से हमें 1 ही मिल जाएगी, क्योंकि s की वैल्यू 1 में ना इंक्रीमेंट हुआ ना डिक्रीमेंट हुआ। s की वैल्यू तो 1 की 1 ही बनी रहेगी ना। अगर हम बढ़ाएंगे नहीं तो ये बढ़ते बढ़ते 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 करते करते ये 10 तक कभी पहुंचेगा ही नहीं। और जब तक ये 10 तक पहुंचेगा नहीं तो हमेशा इसकी वैल्यू 1 बनी रहेगी और 1 1 1 1 ये लूप चलाता रहेगा खुद को और ये लूप कभी बंद ही नहीं होगा। और ऐसा लूप जो कि कभी बंद नहीं होता उसे इंडेफिनिट लूप कहते हैं, ये हमेशा चलता ही रह जाएगा, तो हमारा प्रोग्राम गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ब्रेस बंद होने से पहले हमें एक इंक्रीमेंट करना है अपने स्टेप में। तो चलिए देखते हैं कि ये किस प्रकार से काम करेगा। s की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 है तो क्या 1 छोटा है 10 से, हाँ है, यहाँ पर आया। और s की वैल्यू 1 है, 1 इंटू no की वैल्यू क्या है, लेट्स सपोज कि यूजर ने दिया यहाँ पर 6, तो x की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई हुई no से, s की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई हुई 6 से, तो 1 इंटू 6, 1 6 जा 6 आया, 6 को उठा के रेस में रखा, रेस को हमने प्रिंट कर दिया तो प्रिंट हो गया 6 हमारा। अगली बार ये खुद को रिपीट करेगा और रिपीट करने के बाद यहाँ पर s की वैल्यू हो जाएगी 1 से बढ़ करके 2। क्या 2 छोटा है, हाँ है, तो यहाँ पर इस बार s की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई हुआ 6 से, 2 6 जा 12, 12 को हमने रेस में रखा,
ये देखिए मल्टीप्लाई करके हम इक्वल टू ऑपरेटर की मदद से आंसर जो भी आ रहा है उसे रेस्ट वेरिएबल में रख रहे हैं। रेस्ट को प्रिंट किया तो इस बार 2 6 12 प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद फिर से एक इंक्रीमेंट हो गया, 2 से हो गया ये 3 छोटा है, हाँ है, तो फिर से x की वैल्यू 3 हो गई, मल्टीप्लाई बाय 6, 3 6 18 को रखा रेस्ट में और 18 को प्रिंट कर दिया, ये प्रिंट हो गया। इस तरह से ये खुद को रिपीट करता रहेगा और 6 की टेबल हमारी टोटल प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर x की वैल्यू में 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 हो रहा है, जो 10 तक जाएगा, लेकिन हमारी जो NO की वैल्यू यानी कि 6 है, इसके अंदर हम चेंज नहीं कर रहे हैं। इस वजह से NO की वैल्यू जब चेंज ही नहीं हो रही है तो NO के अंदर हर बार 6 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस प्रकार से ये 10 तक जाएगा और आखिरी में जब यहाँ पर x की वैल्यू होगी 10, तो 10 का मल्टीप्लाई 6 से होकर के यहाँ पर 60 प्रिंट हो जाएगा। 60 प्रिंट होने के बाद जब ये एक इंक्रीमेंट कर देगा तो x की वैल्यू 10 से हो जाएगी 11, और जब 11 होगी तो यहाँ पर फिर से खुद को चेक करने जब जाएगा क्या 11 छोटा है या फिर बराबर है 10 के, तो यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और x की वैल्यू 11 के लिए ये लूप अंदर नहीं चलेगा और हमारा ये टेबल हमारी आउटपुट के रूप में मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा वाइल लूप काम करता है। यहाँ पर वाइल लूप के बारे में भी हमने बताया था कि वाइल लूप को स्पेशली तब इस्तेमाल किया जाता है जब हमें ये ना पता हो कि हमें लूप स्टार्ट कहाँ से करना है। तो यहाँ पर हम जैसे कि हम फॉर लूप में बताते थे कि हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कौन सी कंडीशन बार बार चेक होगी और कितने कितने स्टेप ये चलने वाला है। तो हमें फॉर लूप में ये पता होना चाहिए था कि भाई हमारा लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, लेकिन यहाँ पर वाइल लूप का स्पेशली इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें ये ना पता हो कि किस वैल्यू से हमें लूप को स्टार्ट करना है। आइए इसका भी एक उदाहरण समझ लेते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास एक नंबर है 3 डिजिट का है, 3 डिजिट का नंबर 254 है। अब ये जो नंबर 254 है इसकी डिजिट्स यानी कि 2, 5 और 4 को सम करना है। ये पूरा एक नंबर है और इसमें जो अंक हैं 1 2 3, ये टोटल 3 अंक हैं 1 2 3, तो ये 3 अंक यानी कि डिजिट 3 डिजिट का नंबर है ये। तो हमें इस नंबर की तीनों ही डिजिट्स को सम कर देना है यानी कि 2 + 5 + 4 हो जाए और कितना आंसर आएगा 5 + 4 9, 9 + 2 11, तो हमारे आउटपुट के रूप में 11 मिल जाए। तो इस काम को करने के लिए हमें वाइल लूप का इस्तेमाल करना होगा और वाइल लूप में हम इस प्रकार से इस कंडीशन को लिखेंगे। आइए देखते हैं। लेट सपोज यूजर से हमने नंबर ले लिया और प्रिंटफ स्कैनफ लगा करके, और स्कैनफ के अंदर हमने NO नाम का वेरिएबल लिया हुआ है और इस NO के अंदर 254 नंबर हमें यूजर देता है। NO के अंदर हमारा 254 पड़ा हुआ है। तो हम अपना लूप किस प्रकार से लगाएंगे, लिखेंगे वाइल ब्रैकेट में NO की वैल्यू जब तक 0 से बड़ी है तब तक ये लूप चलता है। NO की वैल्यू हमारे पास 254 है जो कि 0 से बड़ी है, तो हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और कंडीशन के ट्रू होने के केस में हम लूप के अंदर आएंगे और जो भी काम हम करना चाहते हैं उसे परफॉर्म करेंगे। जब हम लूप से कह रहे हैं कि हमारे पास NO की वैल्यू जब तक 0 से बड़ी है तब तक ये चलता रहे, तो यानी कि ये लूप कब बंद होगा, जब NO की वैल्यू 0 हो जाए या फिर 0 से छोटी हो जाए। तो NO की वैल्यू अभी तो 254 है जो कि बड़ी है, और ये 0 जब होगी या फिर 0 से कोई छोटा कोई संख्या हो जाए तभी जाकर के ये लूप हमारा बंद होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर लिख रखा है कि NO की वैल्यू जब तक 0 से बड़ी है तब तक ये अपने आप को रिपीट करता रहे, यानी ये लूप चलता रहे। और जब बड़ी नहीं होगी तो 0 के बराबर हो जाएगी या फिर 0 से लेस हो जाएगी। तो या तो ये 0 हो जाए या तो 0 से कोई छोटी संख्या हो जाए, तो ये हमारा लूप बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम ये जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं यहाँ पर हमें NO का मान बदलना पड़ेगा और NO का मान बदलते हुए घटाना पड़ेगा और घटा करके ये कभी ना कभी 0 करना पड़ेगा, तभी जा करके ये लूप बंद होगा। तो यानी कि हमें इस लूप के अंदर कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जिससे इस NO की वैल्यू बदलती रहे। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या करेंगे हम अंदर। अगर हमें इसकी डिजिट्स का सम करना है तो एक एक डिजिट अलग अलग करनी पड़ेगी। ये पूरा का पूरा नंबर हमारा इस NO नाम के वेरिएबल में स्टोर्ड है। अब एक नंबर क्या है, ये पूरा एक नंबर एक वैल्यू है, और किसी एक वैल्यू यानी कि नंबर में से एक एक डिजिट को कैसे निकाला जाए, इसका लॉजिक कैसे लिखेंगे। देखिए, किसी भी नंबर को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो होता क्या है, जैसे कि 254 है, इसको अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो पहले हम 25 देखेंगे। 10 की टेबल में 25 या इससे छोटा कब आता है, 2 जा, 5 में से 0 गया, 5 बचा, 2 में से 2 गया, कट। 5 छोटा है 10 से तो 4 उतार करके बड़ा कर दिया। 10 की टेबल में 54 से छोटा 5 जा ले गए, 4 में से 0 गया 4, 5 में से 5 गया, कट। आखिरी में बचा 4। अगली कोई डिजिट है ही नहीं तो हम बड़ा कर नहीं सकते। 10 से छोटा हो चुका है एक डिजिट हमारा, तो यहाँ पर ये हमारा कहलाएगा रिमाइंडर।
ये है हमारा क्वोशिएंट। तो आप लोग अगर गौर से देखें तो हमारे पास 254 नंबर में जो आखिरी अंक है वो हमारा रिमाइंडर में आ रहा है। और रिमाइंडर कैसे उठाते हैं कंप्यूटर में? मॉड के सिंबल यानी परसेंटेज के सिंबल से। तो हमें एक डिजिट काट के पीछे से निकालनी होगी और पीछे से डिजिट को काट के निकालने के लिए हम रिमाइंडर को उठाएंगे और आखिरी डिजिट रिमाइंडर के रूप में निकालने के बाद बचा हुआ जो हिस्सा है वो देखिए हमारा क्वोशिएंट में आ रहा है। तो सबसे पहले लूप के अंदर चलते हैं और एक एक डिजिट को काट के निकालते हैं। क्या लिखेंगे? देखिए NO का मॉड हो जाए 10 से। जब हम NO का मॉड करेंगे 10 से तो 10 से डिवाइड करेगा NO को, 10 से इस प्रकार से डिवाइड करेगा NO को और NO को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो भी आया है 4, ये उस 4 वैल्यू यानी कि रिमाइंडर को उठाएगा। इससे रिमाइंडर यानी कि 4 उठ करके आएगा और उसको हम किसी एक वेरिएबल में रख लेते हैं। लेट सपोज एक टेम्परेरी वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम हम टेम्प दे देते हैं। इस वेरिएबल का नाम मैंने मीनिंगफुल ले रखा है क्योंकि मॉड निकाल करके जिस वेरिएबल में रख रहे हैं उसका नाम मैंने टेम्प दिया है, क्योंकि इस टेम्प नाम का वेरिएबल का इस लूप के अंदर थोड़ी समय के लिए यूज होने वाला है। आप अपने इस वेरिएबल का नाम भी कुछ भी दे सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो। फिलहाल मैंने यहाँ पर टेम्प ले रखा है। अब टेम्प के अंदर क्या आ रहा है? इस नंबर में से जो आखिरी डिजिट कट के आई है वो टेम्प में आ गई, यानी कि 4 आ गया टेम्प के अंदर। अब हमें क्या करना है? एक सम नाम का वेरिएबल ऊपर लेना पड़ेगा। अब हमें पता है कि अगर हम किसी वेरिएबल को ऊपर सिर्फ डिक्लेयर कर देते हैं, डिक्लेयर करने पर कोई वैल्यू स्टार्ट में नहीं रख रहे हैं, तो स्टार्टिंग में अगर किसी वेरिएबल को इस प्रकार से डिक्लेयर कर देते हैं और उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं रखते हैं तो उसके लिए मेमोरी तो असाइन कर ली जाती है, लेकिन उस मेमोरी में अगर कोई पहले से कोई वैल्यू पड़ी होती है तो वो यहाँ पर उसके अंदर स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पर जो पहले से वैल्यू पड़ी होती है इस प्रोग्राम में उस वैल्यू का कोई यूज नहीं होता है, जिसे गार्बेज वैल्यू कहते हैं। तो अगर हम सम को यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं ऊपर और इसके अंदर पहले से कोई वैल्यू नहीं रख रहे हैं तो इसमें गार्बेज वैल्यू GB यानी गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी, जो कि कोई भी नंबर हो सकता है। लेट सपोज कि यहाँ पर पहले से एक नंबर पड़ा था 1490, ये एक वैल्यू पड़ी थी इसके अंदर। अब इस वैल्यू का हमारे इस प्रोग्राम में तो कोई यूज ही नहीं है, तो ये हमारे लिए यहाँ पर गार्बेज यानी कि कचरा है जिसका कोई हमारे पास यूज नहीं है, तो ये हमारे पास गार्बेज वैल्यू है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा? सम बराबर सम प्लस टेम्प करना होगा, यानी कि सम नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर सभी डिजिट्स को काट काट करके सम करके रखेंगे। टेम्प के अंदर फर्स्ट टाइम 4 आएगा जब ये, तो ये 4 को सम नाम के वेरिएबल में जोड़ करके रख लिया। अब हम चाहते हैं कि भाई जब पहली बार डिजिट 4 कट के आई है तो 4 यहाँ पर आ जाए, अगली बार जब ये 5 निकल करके आए तो 4 में 5 जोड़ करके 9 हो जाए और 9 यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ पर सम की पुरानी जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर उठ करके आएगी। तो अगर यहाँ पर हम कोई नंबर पहले से पड़ा हुआ है 1479 लेट सपोज, तो ये गार्बेज वैल्यू यहाँ पर उठ करके आएगी और ये जो हमारा डिजिट कट के आई है वो इसमें सम हो जाएगी, जिससे हमारा आउटपुट गलत आ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि भाई जब हमारा 4 यानी कि वो जो लास्ट डिजिट है वो कट के आए तो सम की वैल्यू उस समय स्टार्टिंग में कुछ भी ना हो, यहाँ पर ब्लैंक हो। तो ब्लैंक को उठाने के लिए हमें यहाँ पर स्टार्टिंग में 0 करना पड़ेगा। तो सम को डिक्लेयर करते समय ऊपर हमें 0 मान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें क्या किया? सम नाम के वेरिएबल की एक इनिशियल वैल्यू दे दी, स्टार्टिंग में हमने 0 डाल दिया। तो 0 डालने का मतलब क्या है कि अगर कोई वैल्यू पहले से, जैसे कि 1479 पहले से पड़ा था इस सम नाम के वेरिएबल में, तो इसको ओवरराइड करके ये 0 खुद बैठ जाए। और जब ये 0 पड़ा होगा तो स्टार्टिंग में जब ये 0 उठाएगा और 0 में 4 जोड़ेगा तो सम नाम के वेरिएबल में पहले से कोई भी नंबर नहीं होगा और हमारा जो डिजिट है वो परफेक्टली सम होकर के सम नाम के वेरिएबल में स्टोर होती रहेगी। अब जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर 4 आएगा तो 0 + 4 4 हुआ, 4 को उठा के वापस सम में रखा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ये दोनों लाइनें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब अगली बार जब ये लूप खुद को रिपीट करेगा तो यहाँ पर इस नंबर में से 4 का तो काम हो गया, ये तो सम हो गया, सम होकर के इकट्ठा हो गया सम नाम के वेरिएबल में। अब अगली बार जब हम लूप को दोबारा लेकर के ऊपर जाएं तो यहाँ पर अगर NO की वैल्यू 254 पहले फिर से मिलेगी हमें, तो फिर से आखिरी डिजिट 4 ही कट के आएगी। तो इस बार हम चाहते हैं कि भाई जब लूप खुद को रिपीट करके ऊपर दोबारा घूम कर जाए तो इसको 254 ना मिले, 4 का काम अगर हो गया है तो 4 हट जाए यहाँ से, यहाँ पर मिल जाए अगली बार 25। तो इसके लिए क्या करना होगा? हमें एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, यानी कि NO की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर बताया था आप लोगों को कि किसी भी नंबर को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो मॉड की मदद से हम आखिरी डिजिट निकालते हैं और बाकी बचा हुआ हिस्सा क्वोशिएंट में आता है।
तो क्वोशिएंट कैसे निकालते थे, NO स्लैश के सिंबल से क्वोशिएंट निकलता है। तो NO को 10 से डिवाइड कर देंगे। NO को 10 से जब डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट उठाएगा, क्वोशिएंट जो बचा हुआ हिस्सा था वही होता है। तो बचा हुआ हिस्सा हमने जो कि 25 था, हमने क्या करना है, इस NO को 10 से डिवाइड करके वापस NO में ही डाल देना है, जिससे क्या होगा, NO को 10 से डिवाइड करेगा और जो क्वोशिएंट आया है इस क्वोशिएंट यानी कि 25 को उठा करके वापस NO में डाल देगा। तो NO की अगली बार वैल्यू 25 हो जाएगी और जब NO की वैल्यू अगली बार 25 होगी तो लास्ट डिजिट होगा 5। तो यहाँ पर 25 क्या बड़ा है 0 से होगा, कंडीशन ट्रू, क्योंकि 25 भी 0 से बड़ा होगा। फिर अंदर आएगा और अब 25 को 10 से डिवाइड करेगा और 2 से ले गया 25 रिमाइंडर बचा। तो मॉड की मदद से यहाँ पर क्या निकल के आएगा, 5 रिमाइंडर निकल के आएगा और 5 टेम्प में आया। सम की वैल्यू जो कि पहले से 4 थी, अब 4 में टेम्प यानी कि 5 जुड़ेगा, 4 + 5 9 हो गया, 9 को उठा के सम में रख दिया। तो यहाँ पर 4 की जगह इस बार 9 हो जाएगा। फिर से NO को जब 10 से डिवाइड किया होगा तो क्या आया होगा, क्वोशिएंट, ये जो क्वोशिएंट आया है ये 2 उठा करके NO में रख दिया, तो अगली बार NO की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर से लूप खुद को रिपीट करेगा, क्या 2 बड़ा है 0 से, हाँ है। तो फिर यहाँ पर आया, इस बार 2 को 10 से डिवाइड करेगा और ये मैथ्स नहीं कंप्यूटर है, तो यहाँ पर डेसिमल वाला सिस्टम नहीं होता है। ये क्या करेगा, देखिए 10 की टेबल में 2, ये 2 से छोटी संख्या कब होती है भाई, 10 की टेबल में अगर 1 जा भी ले जाएंगे तो 10 हो जाएगा, जो कि 2 से बड़ा है। तो ये एक कदम ऊपर चला जाता है और 10 × 0 = 0 देखता है कि 10 की टेबल में 0 जा 0 होता है, जो कि 2 से छोटा है। 10 की टेबल में अगर 1 जा ले जाएंगे 10 हो जाएगा, जो कि 2 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 0 जा ले जाएंगे। तो 0 जा ले जाएंगे, 0 आएगा और माइनस करने के बाद 2 रिमाइंडर बचेगा। कभी भी उतारा हुआ जो संख्या होती है वो रिमाइंडर नहीं होती है, तो 2 को डायरेक्ट हम रिमाइंडर नहीं कह सकते थे। माइनस करने के बाद, भले ही आप 0 ही क्यों ना माइनस कर रहे हो, माइनस करने के बाद जो नीचे बचता है वो हमारा रिमाइंडर कहलाता है। जब तक माइनस करने के बाद नहीं बचेगी कोई डिजिट या संख्या, वो रिमाइंडर नहीं कहलाती है। तो इस बार हमारे पास फिर से रिमाइंडर आया 2। यहाँ पर इस NO mod 10 से मिलेगा 2 आया टेम्प के अंदर। सम की वैल्यू क्या है, 9 हो चुकी थी, 9 में टेम्प के अंदर आया 2, तो 9 + 2 11 हो जाएगा, 11 को वापस सम में रख देंगे, यहाँ पर 9 की जगह पर हो जाएगा 11। फिर से NO को डिवाइड करेंगे 10 से, तो NO को जब डिवाइड किया है 10 से, तो इस बार देखिए स्लैश के सिंबल से क्या उठाना है, क्वोशिएंट आया था 0, NO के अंदर हो जाएगा 0। और अगली बार जब ये लूप खुद को रिपीट करेगा तो 0 > 0 कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने के केस में ये लूप बंद हो जाएगा और लूप से बाहर निकल करके यहाँ पर इसके बाद प्रिंटफ करा देंगे, किसको, सम वेरिएबल को। जब सम वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे तो सम वेरिएबल के अंदर क्या आया है, ये देखिए सम वेरिएबल के अंदर 11 आ चुका है, तो 11 आउटपुट आएगा। और 11 आउटपुट क्या है, 2 + 5 + 4 का सम है, यानी कि हमारे डिजिट्स का सम हो चुका है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर वाइल लूप लगाया, जो कि NO की वैल्यू 0 से बड़ी है या नहीं, बस इस आधार पे हमारा ये लूप काम कर रहा है। यहाँ पर इस लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, लूप की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, लूप में कितने कितने का इंक्रीमेंट होगा, हमने ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाइल लूप और इसके काम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वाइल लूप की भी नेस्टिंग उसी प्रकार से की जा सकती है जैसे हमने फॉर लूप में नेस्टिंग की थी। यहाँ पर भी वर्किंग में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर भी अगर हम एक वाइल लूप के अंदर दूसरा वाइल लूप लगाते हैं तो यहाँ पर भी बाहर वाले लूप की एक वैल्यू के लिए अंदर वाला लूप पूरा चलेगा जब तक वो फॉल्स ना हो जाए। ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए नेस्टिंग को आप फॉर लूप वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से लूप की नेस्टिंग किस प्रकार से काम करती है आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर वाइल लूप के अंदर नेस्टिंग आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ क्योंकि दोनों के काम करने का तरीका एक ही जैसा होता है। यहाँ पर मैं एक इन्फॉर्मेशन अलग से भी बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि हम एक वाइल लूप के अंदर फॉर लूप को भी लगा सकते हैं, फॉर लूप के अंदर वाइल लूप को भी लगा सकते हैं, डू वाइल के अंदर वाइल को लगाना चाहें, यानी कि किसी भी एक लूप के अंदर किसी दूसरे लूप को भी लगाना चाहते हैं तो लगाया जा सकता है। चलिए वाइल लूप और इसकी वर्किंग को समझने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ पर भी देख करके अच्छे से समझ लेते हैं ये किस प्रकार से काम करता है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो चलिए सबसे पहले ओपन कर लेते हैं अपना टर्बो C++। यह रहा हमारा बॉटम में टर्बो C++ का आइकन, हम इस पर डबल क्लिक करते हैं और ये हमारा टर्बो C++ ओपन हो गया है। यहाँ पर स्टार्ट टर्बो C++ के आइकन पर क्लिक करेंगे
और ये हमारा टर्बो C++ ओपन हो गया है। यहाँ पर सबसे पहले फाइल मेन्यू में जाएंगे और न्यू ऑप्शन को लेंगे और यहाँ पर हम अपनी फाइल बनाते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल लगा लेते हैं, #include stdio.h, #include ponyo.h, void main, और void main के अंदर आकर के सबसे पहले कर्ली ब्रेस लगाते हैं और अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं वाइल लूप के बारे में। तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेते हैं। लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल के लिए हम आई वेरिएबल ले लेते हैं और एक नो नाम का वेरिएबल ले रहे हैं और एक रेस नाम का वेरिएबल ले रहे हैं। तीनों वेरिएबल्स को लेने के बाद हम CLR SCR फंक्शन लगा रहे हैं ताकि हमारी स्क्रीन क्लियर हो जाए, तब हमारा आउटपुट शो हो। printf, अंदर आकर के लिखेंगे एंटर अ नंबर, और लास्ट में आकर के scanf के अंदर हम सबसे पहले डबल कोट्स में देंगे अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर %d और बाहर वेरिएबल देंगे %no, जिसके अंदर हम वो नंबर रिसीव करने वाले हैं जिसकी हमें टेबल को प्रिंट करना है। हमारे पास अब no वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ चुकी है। जब प्रोग्राम को रन किया जाएगा तो हमारे पास एक मैसेज जा रहा होगा एंटर अ नंबर। तो जब एंटर अ नंबर एक मैसेज जाएगा तो यूजर एक नंबर को एंटर करेगा और जो भी नंबर यूजर एंटर कर रहा है उसे हम no वेरिएबल के अंदर सेव करा रहे हैं। अब no वेरिएबल के अंदर हमारे पास जब नंबर आ चुका है तो उसके बाद हम अपना वाइल लूप लगाते हैं। यहाँ पर हम i की वैल्यू को कर देते हैं 1, क्योंकि हमारा i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा लूप। फिर लिखते हैं वाइल, पैरेंथेसिस लगाते हैं, अंदर लिखेंगे i < 10। नीचे आकर के कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आकर हम लिखेंगे रेस बराबर no *i, * हमारा मल्टीप्लिकेशन सिंबल है, और नीचे लिखेंगे printf डबल कोट्स के अंदर %d और \n लगा देते हैं ताकि हमारा पास जो टेबल आए उसमें नंबर्स एक के नीचे एक प्रिंट हो। कॉमा करके हम यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं रेस वेरिएबल को, क्योंकि रेस वेरिएबल के अंदर no और i का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। और इसके एंड में जाएंगे और i की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट करने के लिए i++ कर देते हैं और सेमीकोलन लगा देते हैं। ये हमारा लूप कंप्लीट हो चुका है। लूप से बाहर निकलेंगे और नीचे लगा देंगे get.ch फंक्शन और सेमीकोलन। फाइल को कर लेते हैं सेव, F2 की प्रेस की मैंने। फाइल का नाम रिरेस करके यहाँ पर हम अपनी फाइल का नाम दे देते हैं while.c। ओके करते हैं। यहाँ पर बता रहा है कि while.c नाम से पहले से फाइल बनी हुई है, और अगर हम ये while.c नाम से इस फाइल को सेव कराते हैं तो पुरानी फाइल ओवरराइट हो जाएगी, यानी पुरानी फाइल को डिलीट कर देगा। तो हम पुरानी फाइल को डिलीट नहीं करना चाहते, तो हम यहाँ पर नो करते हैं और फिर से F2 की दबा करके दोबारा अपनी फाइल का कोई दूसरा नाम दे देते हैं। वहाँ पर नाम था हमारी फाइल का while.c, तो हम यहाँ पर दे देते हैं while loop.c और हमारी फाइल सेव हो चुकी है। Alt+F9 करके एरर्स को चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास कोई एरर नहीं आ रही है। एंटर की प्रेस करते हैं, वापस Ctrl F9 करके रन करते हैं प्रोग्राम को अपने। यहाँ पर एंटर नंबर पूछ रहा है तो मैंने यहाँ पर दे दिया 6। ये देखिए 6 की टेबल हमारे पास आ चुकी है। तो इस प्रकार से हमारा वाइल लूप लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि हमारा वाइल लूप तब कैसे काम करेगा जब हम उसकी इनिशियल वैल्यू यानी स्टार्टिंग वैल्यू नहीं देंगे। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि वाइल लूप को स्पेशली बनाया गया है इसलिए ताकि हम वहाँ पर अपनी कंडीशन को लगा सकें और वहाँ पर अपने लूप से काम करवा सकें जहाँ पर हमें ये ना पता हो कि हमारा लूप स्टार्ट कहाँ से होना है। जैसे इस जगह पर हमने जब वाइल लूप को लगाया तो यहाँ पर हमने बताया था कि i की वैल्यू जब 1 हो वहाँ से स्टार्ट होगा लूप, और कब तक चलेगा, जब तक i की वैल्यू < 10 ना हो जाए। और हर बार कितना बढ़ना है, इसे एक कदम बढ़ना है, यानी i++ करना है। तो यहाँ पर अब हमें ये नहीं पता होगा हमारा वाइल लूप कहाँ से स्टार्ट होगा और कितने कदम चलना है। तो चलिए देख लेते हैं वो भी काम कैसे होगा। फाइल मेन्यू में जाते हैं और न्यू ऑप्शन पर करते हैं क्लिक। सबसे पहले एक नई फाइल बना लेते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले हेडर फाइल्स को लगा लेता हूँ। मैंने अपनी सभी हेडर फाइल्स लगा ली हैं और अपने मेन फंक्शन को भी लिख लिया है। अंदर आते हैं, सबसे पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेते हैं। यहाँ पर हम no नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, temp नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर हम मॉड निकाल करके स्टोर करेंगे, और एक सम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर सम करने वाले हैं और सम की वैल्यू को स्टार्टिंग में 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। आगे हम बाद में देखेंगे, अगर हमें किसी और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी तो हम बाद में आकर के यहाँ लगा लेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, CLR SCR फंक्शन लगाते हैं। नीचे आकर के printf, अंदर देते हैं मैसेज एंटर अ नंबर। स्कैनर फंक्शन की मदद से उस नंबर को स्टोर कर लेते हैं जो भी नंबर यूजर ने हमें दिया है। अंदर लगाते हैं सबसे पहले %d फॉर्मेट स्पेसिफायर, फिर कॉमा करके वेरिएबल $no,
नीचे आते हैं, वाइल लूप लगाते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि जब तक NO की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब तक ये लूप चलता रहे। और अंदर आकर के सबसे पहले टेम्प बराबर NO mod 10 करते हैं, ताकि हमारे पास जो NO के अंदर नंबर है उसकी लास्ट डिजिट कट के टेम्प नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाए। उसके बाद सम बराबर सम प्लस टेम्प कर देते हैं, जो भी डिजिट कट के टेम्प के वेरिएबल के अंदर आई है उसे हम सम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, यानी कि ऐड करा रहे हैं। और फिर लास्ट में क्या करेंगे, NO की वैल्यू NO डिवाइड बाय 10 कर देते हैं, जिससे NO की जो भी वैल्यू थी उसको 10 से डिवाइड करके लास्ट डिजिट को छोड़ करके बाकी जितना भी डिजिट्स होंगी वो सब वापस NO के अंदर स्टोर करा दी जाएंगी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे जो लूप लगाया है उसमें बस इतना बताया कि जब तक NO का मान 0 से बड़ा है तब तक ये लूप चलता रहेगा। और 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है कि ये NO की वैल्यू कभी ना कभी 0 हमें करनी ही होगी, तभी जाकर के ये लूप रुकेगा। तो NO की वैल्यू चेंज करने के लिए हमने ये लास्ट लाइन लिख रखी है, जिसमें हम NO को 10 से डिवाइड करके वापस NO वेरिएबल में ही सेव करा रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब हम मॉड निकालेंगे NO का 10 से, तो एक नया वेरिएबल टेम्प के अंदर स्टोर करेंगे वैल्यू को, और जब हम डिवाइड करेंगे 10 से तो हम वापस जो नया आंसर आ रहा है उसे NO वेरिएबल में ही रखेंगे, किसी अनदर वेरिएबल में नहीं। तो इस लूप के खत्म होने के बाद सम वेरिएबल के अंदर जो भी नंबर यूजर ने दिया था उस नंबर की सभी डिजिट्स का सम आ चुका होगा सम वेरिएबल में। तो लूप से बाहर निकलेंगे और अब हम प्रिंट करा देंगे अपने सम को। यहाँ पर हम डबल कोट्स में एक मैसेज दे देते हैं कि सम इज, कितना है सम, %d है सम। %d की वैल्यू कहाँ से आएगी, सम वेरिएबल से आएगी। सम वेरिएबल को हमने बाहर लगा दिया कॉमा करके, नीचे आकर के .cs लगा देते हैं और ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। F2 की प्रेस करते हैं, फाइल को करते हैं सेव। यहाँ पर अपनी फाइल का नाम दे देते हैं सम ऑफ डिजिट्स .c। Alt प्लस F9 प्रेस करते हैं, ये देखिए सक्सेस हो गया हमारा प्रोग्राम। Ctrl F9 करके प्रोग्राम को करते हैं रन। यहाँ पर हम नंबर दे देते हैं 3 4 5। तो 3 4 5 में 3 + 4 + 5 किया जाएगा और तीनों डिजिट्स का सम कितना आएगा, 3 + 4 7, 7 + 5 12। तो एंटर की प्रेस करते हैं, देखते हैं 12 आंसर आता है नहीं। ये देखिए सम इज 12 आ रहा है। यहाँ पर इसकी स्पेलिंग गलत होकर के इड हो गई है। यहाँ पर हम वापस एंटर की प्रेस करके यहाँ पर आते हैं और चेंज कर लेते हैं। F2 की प्रेस करके सेव कर लेते हैं। वापस मैं रन करके एक बार और दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर मैं दोबारा एक नंबर देता हूँ 325। यहाँ पर 3 + 2 5 हो जाएगा, 5 + 5 10 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 10। ये देखिए सम इज 10 आंसर आ रहा है। तो इस प्रकार से हम अपने वाइल लूप का प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वाइल लूप के दोनों ही यूज आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ वाइल लूप और उसकी वर्किंग आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है या मन में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के सभी सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।